नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। भारतीय लोकतंत्र एक बिल्कुल नए दौर से गुजर रहा है। आइए आज उसी पर थोड़ी चर्चा करें। ये दौर कैसा होगा अभी उसे कहना संभव नहीं है। अच्छा होगा या बुरा होगा नहीं पता। लेकिन बहरहाल एक नए तरीके का दौर ज़रूर है जिससे भारतीय लोकतंत्र फिलहाल गुजर रहा है। उस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा होनी ज़रूरी है। उसे चर्चा से ही सारे एस्पेक्ट सामने आते हैं। लोकतांत्रिक भारत कैसा है, वो कैसे चलता है, ये आप सब जानते हैं। और फिलहाल आज की तारीख में भी भारत लोकतांत्रिक तो है ही। जो सिनेरियो दिख रहा है वो ये है कि अगला चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। और अगले चुनाव में जाहिर सी बात है वो भी लोकतांत्रिक तरीके से होगा, वोट पड़ेंगे। वो एक अलग बात है कि वोटों की इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर के संदेह के बादल है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल मोटे तौर पर चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से ही होगा। अब इस चुनाव में एक बहुत खास बात है जो इस भारतीय लोकतंत्र के 70 साल के इतिहास में पहली बार हो रही है। जो सत्ता फिलहाल केंद्र में काबिज है, वो सत्ता जो है वो कोशिश कर रही है कि कोई भी विरोध जो है उसके सामने टिक ही न पावे। आमतौर पे लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष। दोनों अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। भारत में भी लोकतंत्र में लंबे समय तक यही रहा और यही था ही। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। वरना जिस जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस रास्ते पे अगर पुरानी कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी थी वो चली होती, तो 2 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी को कुचल दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब इस समय जो स्थिति जो सामने नजर आ रही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो लोकतांत्रिक ताने बाने को ही पहने हुए चाहती है कि विपक्ष पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाए और वो अगली लंबे समय तक भारतीय सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी ही काबिज रहे। ऐसा फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब वो इस खेल में सफल होगी या नहीं होगी नहीं मालूम। बहरहाल लेकिन दिख ऐसा ही रहा है। इसकी ये गेम सफल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ताधारी पार्टी है, फिलहाल जो दो तीन चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है कि तरह तरह के आंकड़े भेजे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो दावे जिनकी अगर पुष्टि की जाती है तो देखा जाता है कि वो दावे गलत है। लेकिन बहरहाल दावे हैं, सरकार दावा कर रही है तो आदमी उस पर कुछ हद तक तो भरोसा करता ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी वो कभी नहीं बताएगी कि भारतीय राज्य जो है वो कर्ज के मकड़ जाल में बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। वो उस कर्ज से जो 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 रुपया मिल रहा है, उस रुपये से जो उसने जो विकास के कार्य किए उनका ढिंढोरा पीटती है। ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन उस कर्ज की अदायगी कैसे होगी, उस कर्ज की भरपाई कैसे होगी, उस कर्ज से जो संसाधन बनाए जा रहे हैं वो संसाधन कितने लाभप्रद है भारतीय गणराज्य के लिए, ये सब बातें नहीं होती। बहरहाल ये सब सत्ता के खेल हैं, चलते रहते हैं। और उसके उसके क्या नाम है, उसके जवाब देने के लिए वो विपक्ष जो विपक्ष है वो भी मूलतः सत्ता ही चाहता है, सीधी सी बात है। और वो सत्ता अगर उसको विपक्ष का की भूमिका निभाए बिना मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये फिलहाल खेल होता दिख रहा है। इसी खेल के तहत नीतीश बाबू जो बहुत बड़े विपक्ष के धुरंधर थे, सत्ता पक्ष की तरफ आ गए हैं। और भी जो विपक्ष के लोग थे, जो इंडिया गठबंधन बना था, उसके लोगों को धीरे धीरे करके अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी खींच रही है। यानी कुल मिला करके ये देखा जा रहा है कि जो विपक्ष का जो काम था कि हम विपक्ष के सहारे और अपनी अपनी कुछ अलग अलग विचारधाराओं के सहारे अ, भारतीय गणराज्य की सत्ता पर काबिज होंगे, वो चीज़ खत्म हो गई। अब सबका कुल एक 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 उद्देश्य है कि किसी तरीके से सत्ता हासिल हो और उस सत्ता से प्राप्त अ, जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हम लोग भोगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे कोई भी हो, जैसा फिलहाल दिख रहा है। ठीक है, ये एक फेज है, चल रहा है। इसमें न ये फेज, हम ये नहीं कहते कि ये फेज बुरा है या अच्छा है, ये हम ये कह सकते हैं कि एक फेज है। वो जहां तक जाए देखिए, भारतीय गणराज्य बहुत पुराना है, उसमें इस तरीके के तमाम फेज आए हैं और खत्म हो गए। ये भी एक फेज है। अब इस पूरा जो माहौल है, उस पूरी व्यवस्था में भारतीय जो राष्ट्र राज्य है वो दो हिस्से में बटा साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक हिस्सा तो जो प्रभुता संपन्न है और जिसके पास बहुत संपन्नता है और साधन है, और दूसरा वो बहुत छोटा सा तबका है, और दूसरा तबका जो बहुत बड़ा तबका है और जिसके पास न साधन है न संसाधन है, कुछ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक विरोधाभास है, वो भी देखने वाला है कि जो धर्म के सहारे जो ये जो संसाधन विहीन हिस्सा है, वो भी पूरी तरीके से भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके साथ उसने अपने आप को जोड़ दिया है। राज्य व्यवस्था एक तरीके से देखा जाए तो उसके लिए कुछ खास नहीं कर रही है, अगर मुहावरे की भाषा में कहें तो 5 किलो गेहूं और राशन देने के अलावा। लेकिन बहरहाल
धर्म की डोर ऐसी है कि वो भारतीय राष्ट्र राज्य की जो सत्ता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल ये भी एक फेज है। उस ये जो संसाधन विहीन लोग हैं, इनकी जो आज की तारीख में जो रहनुमाई है वो राहुल राहुल गांधी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। भारतीय गणराज्य के राष्ट्र राज्य के जो भी छोटे छोटे तबके हैं उनसे वो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सारी बातें। और कहीं ना कहीं जो भारतीय गणराज्य की जो सत्ता पक्ष है उस सत्ता पक्ष के जो विरोधाभास है उनको वो लोगों के सामने ला रहे हैं। ये बात है। मैंने इस समय एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय गणराज्य दो हिस्से में बटा हुआ है। एक 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 प्रभु वर्ग और दूसरा साधन विपन्न वर्ग। और दूसरा जिसकी प्रभु वर्ग की रहनुमाई आपकी भारतीय जनता पार्टी और अपने नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और दूसरा विपन्न वर्ग जिसकी रहनुमाई राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस में जो आदमी मुखर है वो कुछ ही लोग हैं, जैसे आपके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी, ये सब दो चार लोग मुखर हैं जो पूरी तरीके से राज्य सत्ता से डरे बगैर ये काम कर रहे हैं। अब ये इस जगह पर थोड़ा सा रुक जाइए आप, और इमरजेंसी के दिनों की याद कर लीजिए। इमरजेंसी के दिन जो थे वो, हालांकि इमरजेंसी से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी की में केवल एक चीज़ थी कि इमरजेंसी में जो सत्ताधारी पार्टी थी वो अपनी सत्ता चाहती थी बने रहने के लिए, लेकिन उस सत्ता को चाहने के पीछे कोई किसी प्रवर्ग की चिंता वो उसको नहीं थी, उसको केवल अपनी चिंता थी। और इस समय जो लोकतांत्रिक बहाने के अंदर ही अंदर जो एक तरीके से जो इमरजेंसी का जो इमरजेंसी वाला रवैया चल रहा है, जिसमें विपक्ष को ही नष्ट करने की बात हो रही है, इसमें जो सत्ता है वो अपने लिए तो बने ही रहना चाहती है, लेकिन उन लोगों के लिए भी बनी रहना चाहती है जो जिनके पास इस राष्ट्र के सारे संसाधन है। वो चाहते हैं कि वो संसाधन उन्हीं के हाथ में रहे, जिसका विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं। अब यहाँ तक कुल मिलाकर के ये सिचुएशन है कि भारतीय गणराज्य इसमें दो हिस्से में बटा हुआ है, एक साधन संपन्न हिस्सा और दूसरा विपन्न हिस्सा। मोटे तौर पर जिसकी एक की रहनुमाई आपकी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी रहनुमाई जिसकी राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है, या और भी जो गठबंधन कर रहे हैं। दो ही बड़ी पार्टियां हैं इस समय। वो एक अलग बात है कि वो कितनी सीटें उनके पास है। अब रह गए जो छोटी पार्टी, जो क्षेत्रीय दल थे, जो क्षेत्रीय दल जिनकी वजह से चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदल जाती थी। अब ये कहने मुझे संकोच नहीं कि क्षेत्रीय दलों का अपना कोई सोच नहीं। क्षेत्रीय दल तब जब उभरे जब कांग्रेस का ज़माना था, और कांग्रेस कुल मिलाकर के एक उदार पार्टी थी कंपैरेटिवली, इसलिए इसने क्षेत्रीय दलों को भी उभरने का और उनके पनपने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है नहीं। और क्षेत्रीय दलों को अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय दलों में से एक, अगर लालू यादव की राजद छोड़ दे, तेजस्वी यादव की राजद, ठीक है सत्ता सबको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव और राजद जो है थोड़ा बहुत सिद्धांत के साथ तो खड़े हैं। ये कुल मिलाकर के सिचुएशन है। अब ये जो अगला चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव सीधे सीधे ये मान के चलिए कि संपन्नता और विपन्नता के बीच का चुनाव है। साधन संपन्न सत्ताधारी पार्टी के पास तमाम साधन है जिनसे कि वो विपक्ष और उसके सामना करने के लिए विपक्ष एकदम खत्म हो गया है। जो थोड़ा बहुत विपक्ष बचा भी था वो अपनी सत्ता लोलुपता के चलते टूट टूट करके सत्ता के साथ आ रहा है। ऐसे में जो चुनाव होगा वो मूलतः देखा जाए तो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। अब उसमें वो चुनाव कैसा होगा ये भी अभी इसे कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी भी खेल जारी है। लेकिन यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि ये भी हो सकता है, हालांकि कुछ लोग इसको बेवकूफ़ी की बात कहेंगे, जो कहेंगे तुम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, लेकिन ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम उसका उलट होता है। अगर जो विपन्न तबका है, विपन्न तबके ने थोड़ा सा भी अगर समझदारी दिखाई, जैसे कि इमरजेंसी के दिनों में उसने दिखाई थी, तो ये समझ के चलिए कि पूरा खेल पलट जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो खेल चल रहा है, इस पूरे खेल में कहीं पर भी जो जो सत्ता पक्ष है वो जनता के साथ बिल्कुल, मतलब जनता के साथ बिल्कुल भी उसका वो नहीं रह गया है। जनता के साथ उसके उसके संवाद का माध्यम केवल और केवल धर्म रह गया है। और राहुल गांधी संवाद के दूसरे तरीकों को भी आजमा रहे हैं। देखिए क्या होता है। अगला चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्प होने जा रहा है। और ये भी कहने में संकोच नहीं है कि अगला चुनाव जो है भारतीय लोकतंत्र की क्या दिशा होगी, ये भी अगले चुनाव के बाद ही तय होगा। फिलहाल देखिए क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, एक बात और, 3-4 दिन के लिए मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, और आप इस अवधि में आप लोगों से गुजारिश है कि स्नेह बनाए रखिएगा। और बीच आप मेरे इसी चैनल पे जाइए, और चैनल के निचले हिस्से में आप जाइए। आपको लखनऊ के बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैंने बना रखा है जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन वो मॉन्यूमेंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जांपल अलमास की मस्जिद के बारे में मैंने बता रखा है, जो बड़े इमाम बाड़े की मस्जिद से भी ज़्यादा पुरानी है, उसको आपको मिल जाएगा देखने के लिए। या फिर लखनऊ के ठाकुरगंज में बहुत पुराना 250 साल पुराना जैन मंदिर है, बड़ा शानदार,
उसका मैंने वो वीडियो बना के रखा है, इसको आप लोग देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को समय मिले तो प्ले लिस्ट पे जा करके अवध कथा देखिएगा। अवध कथा में जो अवध राज्य है, जिसके नवाबों के बारे में किस्से थे, और लेकिन अवध राज्य की जो राजनीतिक जो इतिहास था वो कम लोग बताते हैं, मैं उसमें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश है कि इन 3-4 दिनों में इसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों का स्नेह भी बना रहेगा और उससे कनेक्शन भी बना रहेगा। मैं फिर लौट के आके आपको बाकी बातें फिर बताता हूँ जो है। और अब अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इन 3 दिनों में प्लेलिस्ट पे जाकर के अवध कथा भी देखिए और पुराने मॉन्यूमेंट्स भी देखिए, मुझे आंतरिक प्रसन्नता होगी और आप लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।